साहित्य उत्सव। नमस्कार। साहित्य उत्सव हिंदी कविताओं के इस विशेष कार्यक्रम की 11वीं कड़ी के रूप में सविता सिंह जी की कविताओं का चयन किया गया है। समकालीन हिंदी स्त्री कविता के प्रदेश में 90 के दशक में जिन कवयित्रियों का प्रवेश हुआ उनमें सविता सिंह एक प्रमुख नाम है। बिहार के आरा जिले के संपन्न परिवार में 5 फरवरी 1962 में आपका जन्म हुआ। आपके अध्ययन की भाषा ज़रूर अंग्रेज़ी थी, लेकिन घर की भाषा भोजपुरी हिंदी। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए एमफिल करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए आप मॉन्ट्रियल के मैकगिल विश्वविद्यालय चली गईं। आपके शोध का विषय था भारत में आधुनिकता का विमर्श, एक व्याख्यात्मक अध्ययन। लेखन की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। शुरुआती दौर में डायरी लेखन आप करती रही हैं। सविता सिंह का काव्य संसार एक विशिष्ट प्रकार का संसार है। यहाँ स्वप्न और यथार्थ दोनों के बीच की स्थिति है और जीवटता भी भरपूर है। आखिर तो जीवटता के सहारे ही जीवन जिया भी जा सकता है। सविता सिंह के 3 कविता संग्रह अपने जैसा जीवन 2001 में प्रकाशित, नींद थी और रात थी 2005 और स्वप्न समय 2013 प्रकाशित हैं। रोविंग टुगेदर 2008 उनका द्विभाषिक अंग्रेजी हिंदी संकलन है। आपके संपादन में 7 लीव्स 1 ऑटम प्रकाशित हुआ है, जिसमें विश्व की 7 कवयित्रियों की प्रतिनिधि कविताएं शामिल हैं। स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न कितना बदला और कितना नहीं, इसका उत्तर हम सभी जानते हैं। कवयित्री को कथा कहनी है स्त्री विमर्श की उन पुरखिनों की जिनकी उन्नत चेतना से हर सदी में नवयुग का आगाज हुआ है। समय बीत जाता है, लेकिन लिखा हुआ अमर हो जाता है। इसी तत्व के साथ निरंतरता जारी रहती है। स्वयं को ही बार बार स्त्री विमर्श की पुरखिनों के पुनर्जन्म के रूप में देखना स्त्री विमर्श की चेतना की निरंतरता है। पुनर्जन्म की सुंदर व्याख्या कवयित्री प्रस्तुत करती हैं कि खो जाने के बावजूद हम बार बार अपने को पा लें। बहुत जायज़ है कि स्त्री विमर्श के वे प्रश्न जो पहले थे वे आज जैसे के तैसे नहीं होंगे, लेकिन हर काल में जिस प्रकार स्त्रियों ने लेखनी से नवनवीन आयाम रचे और अपने तई अपनी कथाओं को सुंदर सुंदर मोड़ों तक पहुंचाया, उसकी कथा लिखने का कवयित्री का स्वप्न वैसे भी साकार तो हो ही रहा है। कविता का शीर्षक मैं कथा कहूँगी। मैं कथा कहूँगी स्त्रियों, बार बार मैं तुम्हारी कथा कहूँगी। उतारूंगी जीवन की अंधेरी खोह में, दूर तक बढ़ूंगी, पहुँचूंगी वहाँ जहाँ तक थोड़ी भी रोशनी बाकी होगी। देखूंगी तुम्हारे प्राचीन चेहरे जो अब तक दस्तावेज़ों की तरह सुरक्षित होंगे वहाँ। उससे ही जान लूँगी तुम्हारा हाल और यह भी समझ लूँगी कि बहुत फ़र्क नहीं है एक दूसरे के हाल चाल में। अब भी दुख में वही स्थिर ललाट है। मोमबत्तियों सी जलती हैं अब भी वैसी ही आंखें जिन्होंने देखे न जाने कितने षड्यंत्र, झूठ और अनाचार तमाम सभ्यताओं में। जिम्मेदारियों और बेतहाशा श्रम से झुकी वैसी ही पीठ
और शर्म में गड़ी वही गर्दन। अस्त व्यस्त वैसे ही केश जिन्हें बांधने का स्वांग हर सदी में हमने किया। होंठ पर मृत पड़े जीवन के वही पुराने गीत जिन्हें एक समय हम सब ने झूम झूम कर गाया था। विश्व में जब बहुत कुछ हमारा था, स्त्रियों तुम जहाँ कहीं भी हो, जिस सदी और जिस देश में, तुम्हें अपने पूर्व जन्म सा मैं कविता में पालूंगी, क्योंकि बार बार मैं ही थी जन्म लेती बनकर, कभी मीरा, राबिया, एमिली डिकेंसन, अखमतोवा। कभी पूर्व जन्म की इससे अच्छी व्याख्या और क्या हो सकती है कि हम बार बार अपने को पा ले खो जाने के बावजूद, एक सदी से दूसरी सदी में, एक देश से दूसरे देश में, और अपने होने की इस लंबी त्रासद कथा को कहकर बार बार किसी सुंदर मोड़ तक पहुंचाए। केवल एक दृश्य देखकर समूची स्त्री जाति की पीड़ा को अभिव्यक्त करना काबिले गौर है। पितृसत्ता और समाज द्वारा जो धारणाएं स्त्रियों की अवनति के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत कर कवयित्री और अधिक कुशलता से काम लेती है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्त्रियों की दोहरी स्थिति और शोषण से जुड़े हैं, उन्हीं से कविता की शुरुआत होती है। दो स्त्री पात्र और दो भिन्न मनस्थितियाँ, एक जहाँ पारंपरिक छवि को निभाती तो दूसरी अपने होने को महत्व देती। पिछली पीढ़ी की स्त्रियों के मन में जो प्रश्न उभरते होंगे, वे उसके उत्तर पाने में असमर्थ थी, लेकिन आज की स्त्री अपने होने को महत्व भी देती है और उत्तर भी देती है। कवयित्री बार बार यह संप्रेषित करना चाहती हैं कि स्त्रियों को अपने होने को भी असर्ट करना होगा। कविता का शीर्षक मैं किसकी औरत हूँ, मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। ऐसे ही थे सवाल उसके, बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में। मेरे साथ सफ़र करती, उम्र होगी कोई 70-75 साल, आंखें धंस गई थी उसकी, मांस शरीर से झूल रहा था, चेहरे पर दुख थे, दुख के पठार थी, अनेक फटकारों की खाइयाँ। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं अपनी औरत हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ। मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। आह, कैसा कटेगा इस औरत का जीवन। संशय में पड़ गई वह, समझते हुए सभी कुछ। मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा, फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी ही यात्रा है, लेकिन कुछ घटित हुआ जिसे तुम नहीं जानती। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने होते हैं। अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लकदक यात्रा लेकिन यहीं समाप्त नहीं हुई है। अभी पार करनी है कई और खाइयाँ फटकारों की, दुख के एक दो और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और दो चार। जब आखिर आएगी वह औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, भयभीत भी शायद, रोगी उसके जीवन के, फिर हो सशंकित, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन। फिर से कहोगी तुम, लेकिन वह हंसेगी मेरी ही तरह, फिर कहेगी उन्मुक्त हूँ देखो, और यह आसमान
समुद्र यह और उसकी लहरें, हवा यह और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है। और मैं हूँ अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से दूर पूर्णतया अपनी। स्त्रियों का खुद से ही प्रेम करना हर समय की ज़रूरत रही है। जिन स्त्रियों ने डर डर कर ही अपना सारा जीवन जिया और अपने होने को कभी महत्व नहीं दिया, कवयित्री नहीं पसंद करती उन्हें। पितृसत्तात्मक समाज स्त्री चाहे पढ़ी लिखी क्यों न हो, उसे पारंपरिक छवि के रूप में ही देखने का आदी होता है। जो स्त्री अपने जीवन के सारे घात प्रतिघातों और पॉलिटिक्स को समझकर अपने स्वयं की अस्मिता को बचाए रखती हैं, वही कवयित्री के रूप में महत्वपूर्ण है। मुझे वह स्त्री पसंद है, मुझे वह स्त्री पसंद नहीं जिसकी जीभ लटपटाती है पुरुषों से बात करने में, जिसका कलेजा कांपता है उनकी मार के डर से, जो झुक कर उठाती है उनके जूते, पहनाती है उन्हें समर्थ समझकर, जो सोती है उनके साथ किसी फायदे के लिए। मुझे वह स्त्री पसंद है जो कहती है अपनी बात साफ साफ, बेझिझक, जितना कहना है बस उतना। निर्भीक जो करती है अपने काम, नहीं डरती सोचती हुई आत्मनिर्भरता पर अपने। हटाती नहीं जो वे आखिरी पर्दे जिन्हें आत्मा बचाए रखना चाहती है देह के लिए। मुझे वह स्त्री पसंद है समझती हुई सारे घात प्रतिघात, जो खतरे सारे जीवन के खुद से प्रेम करती है और संसार के हर प्राणी से सहानुभूति रखती है। कवयित्री चाहती हैं हवा संग रहना, अर्थात अपने में मस्त जो चाहे करने की आज़ादी। यदि है उनका मन घूमने फिरने का, तो वह क्यों नहीं कर सकती। सारे प्राकृतिक बिंबों के द्वारा स्त्री जीवन को एकाकार कर प्रकृति की मुक्तता को महसूस करना और जीना कवयित्री आवश्यक समझती है। घर की चौखट के भीतर ही जीवन बिता देना जीवन जीना नहीं होता। स्त्रियों के साथ उन्हें पारंपरिक रूप में देखे जाने की जो पितृसत्तात्मक सोच है, उसी को कवयित्री निशाना बनाती है। कविता का शीर्षक हवा संग रहूंगी। हवा संग रहूंगी, आज रविवार है। आज किसी का इंतज़ार नहीं करूंगी, आज मैं क्षमा करूंगी। आज मैं हवा संग रहूंगी। अलबत्ता थोड़ी देर बाद पास ही तालाब में तैरती मछली को देखने जाऊंगी। जानूंगी वे क्या पसंद करती हैं, तैरते रहना लगातार या सुस्ताना भी ज़रा। मैं उनकी आंखों में झांकूंगी, बसी उनमें सुंदरता के मारक सम्मोहन को शामिल करूंगी जीवन के नए अनुभव में। आज पानी के पास रहूंगी, उसकी गंध को भीतर, उसके आसपास के घात पात के बहाने भीतर के खरपात को देखूंगी। आज रविवार है, आज किसी का इंतज़ार नहीं करूंगी, इस धरती पर रहूंगी उसके तापमान की तरह। कवयित्री के लिए यथार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सपने और सपनों की दुनिया। सपनों की दुनिया उनके लिए किसी भी दृष्टि से यथार्थ से कम नहीं है। सपनों का स्त्रियों के साथ होना यथार्थ से दूर होना भी हो सकता है। चूंकि किसी प्रकार का कोई बंधन स्वप्नों की दुनिया में होता नहीं, इसलिए शायद कवयित्री सपनों को इतना महत्व देती हैं।
पृथ्वी और स्त्री के अंतर संबंध पर भी कवयित्री प्रकाश डालती है। कविता का शीर्षक नींद में रुदन। मैं खुश हूँ कि मेरे साथ चलते हैं मेरे सपने, शामिल मेरी खुशी में, हताशा में मेरी, थकान में भी अनवरत एक चिंता से, बताते मुझे नक्षत्रों में घूमती आत्माओं के रहस्य, समझाते पृथ्वी पर जन्म लेने के दायित्व। मैं खुश हूँ कि मैं समझ सकती हूँ यह सभी कुछ, और यह भी कि सपने सच से ज़्यादा सुंदर होते हैं और वे प्रायः स्त्री के साथ होते हैं। हूँ इसलिए भी आश्वस्त, समझती क्यों रहस्यमय बनी रहती है धरती, क्यों होती है स्त्री की भांति मजबूर, बार बार की जाती समर्पित विषाक्त क्रूरता को, क्यों उसका रक्त जमा नहीं देता विश्व की प्रक्रिया को, क्यों बाकी लोगों की तरह नींद में सोती नहीं औरतें, वे रोती हैं, और रात के अंतिम पहर भी नींद के गलियारे में उनके लिए नींद नहीं होती, रुदन होता है। इस प्रकार सविता सिंह अपनी कविताओं की मार्फत हिंदी कविता के समकालीन प्रदेश में अपनी पुख्ता ज़मीन बना चुकी हैं। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई कवयित्री के साथ। तब तक के लिए मैं चेतन रवेलिया आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉईन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉईन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 ह्या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 20 25। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या। ज्ञान आणि मनोरंजनाचा आविष्कार साहित्य उत्सव परिवार।